हेलो गाइस। यूपीएससी सीएसई सबसे टफेस्ट पेपर, उसकी हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट पेपर सीसैट 2023 का पेपर था। राइट। सीसैट 2023 का पेपर ऐसा था कि बहुत सारे लोगों के एकदम नींद उड़ा दिए थे, होश उड़ा दिए थे एक्चुअली एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि उसके पहले जो सीसैट का पेपर आता था वो काफ़ी इजी होता था, उसमें बहुत मुश्किलात होती नहीं थी। पर जैसे ही 2023 का पेपर लोग देखते हैं एंड एवरी वन इज़ शॉक्ड, क्योंकि पेपर एकदम से टफ़ कर दिया जाता है। राइट, सडनली टफ़ कर दिया जाता है। ग्रेजुअली अगर टफ़ किया जाए तो इतना मुश्किल नहीं होता, पर कोई चीज़ अगर सडनली हो जाए तो बहुत सारे लोगों को झटका लगता है। जो लोग स्पेशली बाउंड्री लाइन पे होते हैं वो तो बिल्कुल ही फेल हो जाते हैं। राइट। सेम चीज़ हुई सीसैट 2023 के केस में। ठीक है। सो उस वही पेपर आज हम देखने वाले हैं। सीसैट 2023 का जो मैथ्स एंड रीजनिंग का सेक्शन है उसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे इसको आसानी से हम कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस टफ हैं नो डाउट, और मैं मानता हूँ कि उनको छोड़ के चलना चाहिए, उन क्वेश्चंस को नहीं हैंडल करना चाहिए एग्ज़ाम हॉल में। स्पेशली फर्स्ट राउंड में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो सेकेंड राउंड में जाना चाहिए उन क्वेश्चंस पे। और इसीलिए मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आरसीज की इम्पोर्टेंस जो है वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा है। राइट। क्योंकि आरसी ऐसा ऐसा टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए कि आपको इसको किए बिना इट्स नॉट पॉसिबल टू क्लियर द एग्ज़ाम। सपोज़ अगले साल यानी इस साल 2025 में अगेन सीसैट जो है वो काफ़ी टफ़ आ जाता है। ठीक है ना, काफ़ी टफ़ आ गया तो आरसी ही है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वही आपको बचाएगा, है ना। क्योंकि उसमें आप कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो सही कर सकते हैं। इफ़ 27 क्वेश्चंस आर देयर तो इसमें से आप ये मान के चलो कि कम से कम 15 क्वेश्चन तो कर सकते हैं सही, है ना। और 15 को नेट 15 की बात कर रहा हूँ, और 15 को अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 और 7 42, 37.5 है ना, 37.5 आता है। तो इसके बाद आपको 30 मार्क्स और चाहिए। राइट। और उसके बाद 53 क्वेश्चंस आते हैं आपके मैथ प्लस रीजनिंग से। ठीक है ना। सो मैथ्स प्लस रीजनिंग में अगर 53 आ रहे हैं तो फिर भी आप 30 क्वेश्चंस तो कर सकते हैं, नहीं तो 25 तो कर ही सकते हैं। राइट। और 25 करेंगे अगर तो यहीं से आपके 62 मार्क्स आ जाएंगे। सो आप इजीली क्लियर कर सकते हैं, है ना। पर अगर आपने आरसी आपका ख़राब चला गया है, ठीक है ना, आपने आरसी में अच्छा नहीं किया है, तो ये मान के चलो आपकी आपकी जो सीसेट होने वाली हो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि अब अगर मैथ्स का पेपर टफ हो जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको वहाँ पे स्कोर करना। राइट। आरसी में आप फिर भी कर सकते हो, मैंने आरसी के ऊपर वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने दिखाया है कि कैसे आरसी को हैंडल करना चाहिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे हैंडल करना चाहिए एग्ज़ाम हॉल के अंदर, और क्या गलतियाँ वो करवाते हैं एग्ज़ामिनर आपसे। पेपर ऐसा सेट किया जाता है ताकि आप उसमें गलतियाँ करें, जानबूझ के ऐसा किया जाता है। एक्चुअली वो सारे पेपर का पर्पस यही होता है कि आपसे गलतियाँ करवाई जाएँ। पर इसमें जो आरसी का पेपर है दैट इज़ नॉट ए लैंग्वेज पेपर, है ना, वो एक लॉजिकल रीजनिंग का पेपर है। ठीक है ना। और लॉजिकल रीजनिंग का पेपर है तो उसको हमें स्मार्टली डील करना पड़ेगा, अब उसकी रीजनिंग को समझना पड़ेगा क्वेश्चन पेपर की, है ना। तो ये सारी चीज़ें जब आप समझते हैं तो जा कर के आपका सीसेट का पेपर जो है वो काफ़ी इजी हो जाता है और आप उसमें अच्छा करते हैं। नहीं तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, आप उसमें फेल भी हो सकते हैं, है ना। सैड है बट ट्रू है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको एंड देखते हैं कि 2023 के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। और ओके देन लेट्स स्टार्ट। सो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, और जो पहला क्वेश्चन है वो है राज हैज़ 10 पेयर्स ऑफ रेड, 9 पेयर्स ऑफ वाइट एंड 8 पेयर्स ऑफ ब्लैक शूज़। रेड जो है वो 10 पेयर्स हैं यानी कि 20 शूज़ हैं। ठीक है। एंड 9 पेयर्स ऑफ वाइट है वो 9 पेयर्स हैं यानी कि 18 शूज़ हैं। राइट। एंड ब्लैक शूज़ हैं 8 पेयर्स। ठीक है, यानी कि 16 शूज़ हैं। राइट। इतने सारे हैं इन ए बॉक्स। इफ़ ही रैंडमली पिक्स शूज़ वन बाई वन विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट एक यहाँ पे बड़ा फैक्टर है। इसका मतलब है कि एक बॉक्स है, यहाँ पे बहुत सारे शूज़ हैं, तो वो एक निकाल रहा है और देख रहा है कि ओह ये तो वो नहीं था जो मुझे चाहिए, तो वो उसको वापस रख नहीं रहा है, उसको बाहर ही छोड़ रहा है और फिर यहाँ से बाहर निकाल रहा है। ठीक है ना, ये केस चल रहा है। तो इसकी वजह से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फ्रॉम द बॉक्स टू गेट ए रेड पेयर ऑफ शूज़, तो उसको रेड पेयर चाहिए।
ठीक है ना. व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ही हैज़ टू मेक. मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट्स उसको लगाने होंगे कि उसको रेड पेयर मिल जाए. बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आपको पता है कि इसमें रेड भी है, ब्लैक भी है एंड वाइट भी है. सो ऑब्वियसली अगर वो हाथ डालेगा, ठीक है ना, तो उसमें से या तो उसको रेड मिल सकता है, वाइट मिल सकता है, ब्लैक मिल सकता है, पर कौन सा मिलेगा ये हमें नहीं पता है. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ही हैज़ टू मेक. तो मैक्सिमम कब होगा, जब सपोज एक ऐसा सिनारियो हो, वो एक इमेजिनरी सिनारियो है, ठीक है ना, एक इमेजिनरी सिनारियो है जिसमें क्या है कि जब वो पहला हाथ डालता है तो या तो उसको वाइट मिलता है या वाइट मिलता है या ब्लैक मिलता है, वाइट मिलता है या ब्लैक मिलता है, ठीक है. और इस तरीके से करते 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 सारे वाइट एंड ब्लैक जो इसके अंदर के हैं वो बाहर आ चुके हैं अब, ठीक है ना. बॉक्स में कोई भी वाइट एंड रेड नहीं है, तो कितने अटैम्प्ट्स लगेंगे उसमें, जबकि वो एक बार में एक शूज़ निकाल रहा है और वाइट है हमारे पास 18 और रेड है 16, ठीक है ना, ब्लैक है 16, तो ये हो गया 34. यानी 34 टाइम्स तो वो अटैम्प्ट लेगा, ठीक है ना, उस केस में. और तब तक उसको एक भी रेड शू नहीं मिलेगा, जो कि एक इमेजिनरी कंडीशन है. अदरवाइज़ ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 34 टाइम्स अगर हाथ डाले और एक भी लाल जूता उसको ना मिले. एक बार ना एक बार तो मिल ही जाएगा उसको, है ना. तो वो मिनिमम केस हो जाएगा, है ना. पर यहाँ पे पूछा गया है मैक्सिमम. सो मैक्सिमम 34 टाइम्स जब वो हाथ डालेगा तो उसको ब्लैक एंड वाइट शूज़ मिलेंगे, ठीक है. अब जो 35वीं बार होगा वो ऑब्वियसली, क्योंकि उसके अंदर अब सिर्फ रेड शूज़ ही बचे हैं, तो एक रेड आएगा, और 36वीं बार में फिर से एक रेड आएगा, तो रेड पेयर बन जाएगा. तो टोटल 36 अटैम्प्ट्स जब वो लेगा तो उसके रेड शूज़ के पेयर निकल के आ जाएंगे. नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट इस क्वेश्चन का ये है, एंड विथ यूपीएससी ऑल्सो, कि यूपीएससी ने इसका जो आंसर दिया है वो दिया है डी, ठीक है ना. इसका आंसर दिया है यूपीएससी ने डी. और सिंस यूपीएससी अपने आंसर्स चेंज नहीं करती और कोई चैलेंज करने का प्रोसीजर भी नहीं है, देयर इज़ नो ऑप्शन, तो इसी वजह से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप ये हमेशा टारगेट करें कि आपका स्कोर 80 के प्लस हो. नेवर टारगेट 66, 67 और 70 और 75. हमेशा 80, मिनिमम 80 मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए, क्योंकि ये किस क्वेश्चन का आंसर गलत देंगे नोबडी नोज़, ठीक है ना. और जबकि अभी मैंने पूरे क्वेश्चंस देखे नहीं हैं, अभी कुछ ही क्वेश्चंस देखे हैं जितना कि आज की रिकॉर्डिंग में आएगा. और ये जो वीडियो बन रहा है वो आई थिंक 3 पार्ट्स में आएगा, क्योंकि मैं लंबी वीडियोस बनाना नहीं चाहता, तो इसलिए ये आई थिंक 3 पार्ट्स में होगा. तो मैंने अभी सारे क्वेश्चंस देखे नहीं हैं, कुछ क्वेश्चंस किए थे मैंने, और जस्ट आई वाज गोइंग थ्रू द आंसर्स कि मेरे कितने सही हुए. तो यहाँ आई वाज शॉक्ड, पर फिर मैंने इसको बहुत बारी देखा और मुझे 45 कहीं से भी फिजिबल नहीं लग रहा कि 45 इसका आंसर होना चाहिए, पर यूपीएससी ने इसका आंसर 45 दिया है, राइट. सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स कि आपको ध्यान में रखना है. आपको स्कोर 80 के प्लस में ही रखना है. एंड आरसीज अगेन, अगर 2023 के टाइप का पेपर अगर रिपीट होता है 2025 में, तो एक ही चीज़ आपको बचा सकती है, वो है आरसी, ठीक है ना. और आरसी को करने का जो सटीक तरीका है, जिस तरीके से आपको आरसी करना ही चाहिए, उस तरीके के बारे में मैंने अपने एक वीडियो में बात करी है. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और आप हमारे चैनल पे भी जाके देख सकते हैं, राइट. सो आप आरसी वाले को भी देखें, उसमें मैंने बताया है कैसे कि आरसी इज़ नॉट जस्ट एन इंग्लिश लैंग्वेज पेपर, वो एक लॉजिकल रीजनिंग का पेपर है, राइट. हमें उसको उसी तरीके से डील करना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी आरसी में जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी कम हो जाएगी, राइट. सो आई होप कि ये क्वेश्चन हो चुका है, आपको समझ में भी आ गया है. देखो, ये ऐसा क्वेश्चन है जो काफ़ी लंबा है, और इसको करने के बाद मैंने बीच में सोचा कि अगर एग्ज़ाम हॉल में होता तो मैंने पक्का छोड़ दिया होता, ठीक है ना. पर यहाँ पे मैं बताता हूँ इसको करना कैसे है. ऐसे क्वेश्चंस जब आपको दिखें, काउंटिंग वाले मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि आप उसको सेकेंड राउंड के लिए रखें. काउंटिंग मतलब कि जब वो पूछे कि कितने तरीके हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, यू कैनॉट वेरीफाई योर आंसर, ठीक है ना. ये वाला क्वेश्चन वॉज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कोई ज़्यादा ऐसा था नहीं, पर ये थोड़ा सा उलझा हुआ है, और इसकी वजह से आई वुड सजेस्ट कि ऐसे क्वेश्चन को आप सेकेंड राउंड के लिए रखें. पहले इजी क्वेश्चंस को के साथ डील करें. ऐसा ना हो कि आपका टाइम टफ क्वेश्चन में निकल जाए और इजी क्वेश्चन आप देख भी ना पाएँ, है ना. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट. तो यहाँ पे कहा जा रहा है, और इस क्वेश्चन में थोड़ी कन्फ्यूजन भी है कि क्वेश्चन में पढ़ता हूँ पहले. इन हाउ मेनी वेज कैन अ बैट्समैन स्कोर एग्जैक्टली 25 रन. सो एक बैट्समैन को 25 रन स्कोर करने हैं,
जिसमें वो सिंगल्स ले सकता है, फोर्स ले सकता है एंड सिक्स ले सकता है, यानी कि सिंगल्स रन ले सकता है, चौके मार सकता है और छक्के मार सकता है। हमें चाहिए टोटल 25, पर इसने ये नहीं कहा कि सिर्फ सिंगल भी ले सकता है या सिर्फ फोर भी मार सकता है या फिर सिर्फ छक्के भी मार सकता है या इनका कोई भी कॉम्बिनेशन, लाइक दो का कॉम्बिनेशन या तीन का कॉम्बिनेशन। इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे, कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, कोई क्लैरिटी भी नहीं है। तो उस केस में जैसा इसको पढ़ के समझ में आता है कि तीनों ही टाइप के मेथड्स यूज़ करके उसको 25 स्कोर करने हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दिखता है कि बाय स्कोरिंग सिंगल रन्स फोर, मैं इसको चेंज करता हूँ, बाय स्कोरिंग सिंगल रन्स फोर एंड सिक्सेज ओनली, ठीक है ना। तो ये समझ में आता है कि तीनों मेथड इसको यूज़ करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्कोरिंग शॉट्स। पर उस तरीके से जब अगर आप करोगे, अगर तीनों मेथड को यूज़ करोगे तो ओनली 7 वेज आएंगे जिसमें 25 स्कोर कर सकते हैं, राइट। लेकिन 7 तो इसमें आंसर ही नहीं है। इसका मतलब है कि सिर्फ सिंगल रन्स ले करके भी 25 स्कोर किया जा सकता है, सिंगल प्लस फोर्स के भी ले सकते हैं, सिंगल प्लस सिक्स के भी ले सकते हैं, फोर प्लस सिक्स के भी, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन आप यूज़ करके सिर्फ 25 ला सकते हैं, ठीक है ना। और उस केस में आपको पहुंचना है 25 तक। और आई थिंक इसका आंसर बी है। इसका एक्सप्लेनेशन हम बाद में करेंगे, थोड़ा सा ये लंबा है, ठीक है। देन आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देयर आर 4 लेटर्स एंड 4 एनवेलप्स and exactly one letter is to be put in exactly one envelope with the correct address. So 4 envelope है तो हम पहले 4 envelope बनाते हैं। envelope बन गया 4। there are 4 letters and 4 envelopes, ठीक है। and exactly one letter is to be put in exactly one envelope with the correct address, यानी सबका एड्रेस भी करेक्ट होना चाहिए। तो हम ऐसे मानते हैं कि ये 4 जो है वो एड्रेस है ABCD, जो डिफरेंट एड्रेस है। and if the letters are randomly inserted into the envelopes then consider the following statements। अब क्या है, कोई भी लेटर इसमें कहीं से भी इंसर्ट किए जा रहे हैं और हमारे पास दो केसेस दिए गए हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट एग्जैक्टली वन लेटर गोज इनटू एन इनकरेक्ट एनवेलप ना। हो अब ये देखो पहला स्टेटमेंट कितना ईजी है कि अगर सपोज मैं ये मानता हूँ कि ये छोटे लेटर्स जो हैं वो सही लेटर्स को दिखा रहे हैं, मतलब ये छोटे लेटर जो है कैपिटल लेटर के साथ जाएगा तो सही एड्रेस माना जाएगा। पर सपोज़ कि हमने इस ए को सी में डाल दिया तो ऑब्वियसली सी को हम तो ए में डालेंगे ही ना। मिनिमम दो का मिसमैच तो होगा ही होगा, राइट, क्योंकि चारों इन्वेलप में एक एक लेटर जाने हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो बहुत ईजिली गलत हो जाता है, राइट। दूसरा क्या कर रहा है कि देर आर ओनली 6 वेज इन विच ओनली 2 लेटर्स कैन गो इन टू द करेक्ट इन्वेलप्स, यानी कि सिर्फ 2 लेटर्स को करेक्ट इन्वेलप में डालना है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले हम 2 लेटर को करेक्ट इन्वेलप में डालते हैं। तो हमने ए और बी को करेक्ट इन्वेलप में डाला, फिर ये ए या सी का करेक्ट इन्वेलप बन सकता है, यानी करेक्ट और सेट बन सकता है। सपोज़ मैं इसको ऐसे बताता हूँ कि हम जो करेक्ट इन्वेलप में डाल रहे हैं लेटर्स, तो हम पहले मानते हैं कि ए और बी करेक्ट जा रहे हैं, तो ए बी हो जाएगा। फिर ए सी भी जा सकता है और ए डी भी जा सकता है ना। ये दोनों जो लेटर्स हैं पेयर, वो अपने अपने सही एड्रेस पे जा रहे हैं। बाकी अगर ए और बी गलत सही गया है तो यानी कि सी और डी गलत गया होगा, यानी इंटरचेंज होगा। सेम वे ए और सी अगर सही गया है यानी कि बी और डी गलत गए होंगे, यानी बी वाला डी में गया होगा और डी वाला बी में गया होगा। सेम वे अगर ए और डी सही गए हैं तो बी और सी यानी कि बी वाला सी में, सी वाला बी में, यहाँ पे इंटरचेंज होगा, है ना। तो 3 मेथड्स तो यहाँ हैं। फिर बी सी का भी हो सकता है सही पेयर, एंड बी डी का भी हो सकता है, ठीक है ना, और सी डी का हो सकता है। नाउ इसके अलावा कोई और मेथड नहीं है जिसमें सिर्फ 2 ही करेक्ट लेटर्स जो है वो सही इन्वेलप में जाएं। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। सो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है, राइट। और दूसरा स्टेटमेंट सही है तो आंसर इसका बी हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये एक ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। आपको जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना है, एंड आपका ये काम हो जाता है। बस डरना नहीं है, घबराना नहीं है आपको पेपर के अंदर। अगर आप घबरा गए तो आप छोटी गलतियां कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट देखो तो कितना ही कॉमन सेंसिकल था कि आपको इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लेटर्स डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली एक लेटर तो गलत नहीं जाएगा, 2 तो मिनिमम गलत जाएंगे ही जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से हमने इसको किया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसके लिए मैं एक सिखाऊंगा एक तरीका जिसको कभी भी अगर रिमाइंडर निकालने की अगर ज़रूरत पड़े तो कैसे यूज़ कर। चलो पहले हम एक चीज़ सीखते हैं यहाँ पे कि सपोज़ 100
100 5/100 है तो रिमाइंडर कितना आएगा 5, ठीक है ना। सेम वे 100 7/100 है तो रिमाइंडर आएगा 7। जाहिर सी बात है, बहुत इजी है। लेकिन अगर 95/100 जब हम लिखते हैं तो रिमाइंडर को हम -5 भी मान सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि -5 इसमें हम ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। सेम वे अगर 93 है बाई 100 करते हैं तो यहाँ पे हम -7 भी रिमाइंडर मान सकते हैं। बस इतना सीखना था आपको। ना आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। 85 है, 85 इंटू 87 इंटू 89 इंटू 91 इंटू 95 इंटू 96 और सबको 100 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भले ही यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, एक्चुअली अगर मैं ऐसे लिखूँ 100 + 7/100 तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100/100 + 7/100। लेकिन यही अगर मैं 100 इंटू 7/100 लिखूँ तो इसको हम नहीं लिख सकते 100/100 इंटू 7/100, ये नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो पर उस चीज़ का जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर वाले थ्योरम में जो रिमाइंडर निकालते हैं उसमें हम इस्तेमाल करते हैं इसी चीज़ का जो मैंने यहाँ पे बताया था। वो कैसे बताता हूँ। जैसे अगर 185 मतलब इतने सारे नंबर्स अगर मल्टीप्लाई किए गए हैं यहाँ पे और सिर्फ एक नंबर से डिवाइड करना है, फिर भी हम जब रिमाइंडर लेते हैं तो सबका इंडिविजुअल अलग अलग लेते हैं। लाइक 100 को अगर 85 से डिवाइड करेंगे तो हम इसका रिमाइंडर लेंगे -15, ठीक है ना। फिर 87 से करेंगे तो -13, 89 से करेंगे तो -11, ठीक है ना। 91 में करेंगे तो यह आएगा -9, यहाँ पे आएगा -5, यहाँ पे आएगा -4, ठीक है। ये सबका ये ब्रैकेट लगा लेते हैं, बस अब समझ लो कि ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से अभी नीचे फिर भी 100 बचा ही रहेगा। ये रिमाइंडर निकालने का तरीका है, आपको ये सीखना है ताकि ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो आप कर लें, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमन सेंस काम नहीं करेगा, तो आपको तरीका पता होना चाहिए, राइट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब कितने माइनस हैं, 1 2 3 4 5 6, सारे माइनस मल्टीप्लाई होकर के ख़त्म हो जाएंगे। तो टोटल बचेगा यहाँ पे 15 × 13, 11 × 9 एंड दिस दैट। तो 15 × 13 करेंगे तो ये हो जाएगा 150, यानी कि 195 इंटू 99 इंटू 20, ठीक है ना, बाई 100। अब देखो जब 195 को अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो 100 जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 95 में फिर 100 से डिवाइड करोगे तो -5 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा रिमाइंडर, और 20 को 20 ही रहने दो। अब देखो यहाँ पे नीचे 100 बचा रहेगा, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 20 100 हो जाएगा। सो 100/100 तो क्या हो गया, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आएगा इस केस में, 0, क्योंकि पूरा डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो लास्ट में 2 जीरो तो आएंगे, तभी तो 100 से डिवाइड हो रहा है पूरी तरीके से, है ना। और वो 2 जीरो कहाँ से आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 5 है, एक 6 × 25 करोगे तो 1 जीरो आएगा, और यहाँ पे ओके 96 में एक और 2 होगा, क्योंकि 96 में बहुत सारे 2s होंगे, ठीक है ना। तो 6 × 25 यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो 96 को 24 चौका 96, यानी कि 2 × 2, है ना, कई सारे 2 दूना 4 गुने 24, 24 चौक 96 होता है। तो इसमें बहुत सारे 2s हैं, तो दोनों 2s मिल करके एक इसके साथ 0 ले आएगा और इसके साथ 0 ले आएगा, और इस तरीके से हमारे पास 2 ज़ीरोज़ बन जाएंगे और दोनों जो है वो कट जाएंगे 100 से। तो यानी कि इसका मतलब हुआ ये कि ये आसानी से डिवाइड हो जाएगा। अब ये तो हुआ एक तरीका, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये मैंने आपको तरीका सिखाया कि रिमाइंडर थ्योरम के अंदर कैसे यूज़ करते हैं उसको, और रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट और इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। देखो ये सारे क्वेश्चन है ना, ये एकदम ईजी पीजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको अगर नहीं किया तो आपने पाप किया है एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है ना, बहुत बड़ा पाप किया है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को करना है, और जो मुश्किल क्वेश्चन है जहाँ पे काउंटिंग वगैरह आती है, उन काउंटिंग वगैरह चीज़ों से ना थोड़ा दूर रहना है, क्योंकि वहाँ पे गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और एग्ज़ाम प्रेशर जो होता है उसके अंदर एक भी डिजिट आगे पीछे हो गया तो आपकी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगी। पर ये सारे क्वेश्चन ऐसे जहाँ पे गलत होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। दिखाता हूँ कैसे। क्या पूछ रहा है, यूनिट डिजिट पूछा है। यूनिट डिजिट पूछे तो इतने बड़े नंबर में आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ इसका यूनिट डिजिट क्या है वो उस पर ध्यान देना है। तो यूनिट डिजिट है 2, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। और ऊपर क्या है, 9 × 7 × 5 × 3, बहुत अच्छी बात है। अब आप क्या करो, इस पूरे को ही मल्टीप्लाई कर दो, सारे पावर को। तो 9 से 63 हो गया, और 5 × 15 हो गया, ठीक है। तो 5 × 15 हो गया, 6 × 30 है 31 हो गया, ये 3 और ये 6, 5 4 9 945 हुआ, ठीक है। अब आपको पता है
कि 2 का पावर अगर हम 4 करें तो होता है 16, और 16 का पावर कुछ भी करें तो लास्ट में तो 6 ही आएगा। तो हमें क्या करना है कि 2 के पावर 4 के फॉर्म में इसको चेंज करना है। तो उसके लिए हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। 2 बार में 8 जाएगा, 1 बचेगा, 3 बार में 12 लाएगा, 2 बचेगा, 5, और 6 बार में 24 जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि एक लास्ट में 2 बच जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं, इस पूरे को यहाँ से इस पूरे को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 236, या फिर ऐसे लिखो 2 टू द पावर 4 2 टू द पावर 236 इंटू 2, क्योंकि एक रिमाइंडर बच गया है, एक रिमाइंडर बचा है, फिर यहाँ पे 2 टू द पावर 1 आएगा, ठीक है ना। उस केस में आप ये देखो कि इसके जो यूनिट डिजिट है, क्योंकि यहाँ पे ये 16 है, और 16 का पावर यहाँ पे कुछ भी करो यूनिट डिजिट तो 6 ही आएगा, और 6 इंटू 2 करोगे तो 12 बनेगा, यानी यूनिट डिजिट फिर से 2 बन रहा है। सो हमारा आंसर 2 हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को के साथ आपको डील करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है इफ़ ए बी सी एंड डी ई एफ आर बोथ 3 डिजिट नंबर्स, यानी कि 2 3 डिजिट नंबर हैं, जिसमें ए बी सी डी ई एफ आर डिस्टिंक्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स, यानी कि सारे डिजिट्स हैं नॉन ज़ीरो हैं, such that ABC plus DEF is 4 times 1, then what is the value of, अभी सिंगल डिजिट है, ऑब्वियसली ABC एंड DEF है तो वो सिंगल डिजिट ही होंगे, तो ABCDEF और ये जुड़ के आ रहा है इस तरीके से, ठीक है ना। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ABCDEF, यानी इन सब का सम चाहिए हमें। बहुत अच्छी बात है, ज़ीरो नहीं है। अब देखो यहाँ पे अगर ये 2 डिजिट्स को जोड़ रहे हैं हम, तो मैक्सिमम कितना जा सकता है, 9 + 9, है ना। जबकि डिफरेंट भी, डिस्टिंक्ट भी बोला है, तो तब भी यानी कि एक 9 होगा तो एक 8 होगा। तो इसको अगर हम जोड़ें, इसको जोड़ें, तो यहाँ पे 2 केस बन सकता है, 11 का और 21 का, ठीक है ना। सिंस 21 आप मैक्सिमम 2 नंबर 2 डिजिट्स को भी जोड़ेंगे सिंगल डिजिट को, तब भी 18 ही होते हैं, तो 21 वाला केस तो रूल आउट हो चुका, 11 बनेगा। 11 बनेगा, इसका मतलब है 11 अगर बनाना है इसको, इन दोनों को, तो 5 और 6 डाल दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 5 6 11 हो गए, तो एक आ गया यहाँ पे, एक कैरी फॉरवर्ड होगा। अब यहाँ से B और E का जो सम है, सिंस यहाँ पे भी 1 है, इसका मतलब B + E जो है वो 10 होना चाहिए, तभी तो एक और ये जुड़ के, ये वाला जुड़ के और 11 बनेगा। तो आप इसको 2 और 8 करके देखो, और सारे डिस्टिंग भी होने चाहिए, 8 तो 10, 11 हो गया, एक बचा। अब क्या बचा, तो यहाँ पे 3 और 7 कर दो, ठीक है, तो 7 3 10 और 11 हो गया। तो इतने सारे नंबर्स हमारे पास आ गए। अब इनको जोड़ के देखो तो इन सब का ही सम चाहिए, तो 3 2 5 7 8 6, यानी 5 5 10 7 17 8 25 और 6, 25 और 6 31। तो इस केस में हमारा आंसर जो है वो ईजिली 31 आ गया, और इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, और इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ, बार बार मैं जो भी वीडियोस बना रहा हूँ सीसेट वाले पे, उसमें मैं ये बता रहा हूँ बार बार कि आपको काम हो करके और करना है, थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। और मैं ये सब इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ बैठ के कर रहा हूँ, एग्ज़ाम हॉल में भी मैंने किया था, और कुछ क्वेश्चन जो मैंने छोड़े थे, जैसे वो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, मैंने तब भी छोड़ दिया था क्योंकि मैंने 2 स्टेप 3 स्टेप किए, एंड आई फेल्ट लाइक ये तो बहुत लंबा जाने वाला है, तो इतना टाइम आई विल नॉट इन्वेस्ट। और मैं बाकी जो बचते हैं वो मैं आरसी में कवर करता हूँ, क्योंकि वहाँ से मुझे पता है मेरे अच्छे बन जाते हैं, तो आई नेवर हैड एनी प्रॉब्लम इन सीसेट। डी इज़ ए 3 डिजिट नंबर सच दैट द रेशियो ऑफ द नंबर टू द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज़ लीस्ट। ये इंटरेस्टिंग सवाल है। एक डी एक ऐसा नंबर है जो 3 डिजिट नंबर है, यानी कि ABC ऐसा मान लो, ठीक है ना। सच दैट द रेशियो ऑफ द नंबर टू द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, रेशियो इस नंबर का एंड सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज लीस्ट। What is the difference between the digit at the hundreds place and digit at the unit place, यानी कि C-A या A-C कुछ चाहिए हमें, ठीक है। तो ये जो ABC है इसको हम लिखेंगे 100A + 10B + C बाई A + B + C। नाउ ABC के किस वैल्यू के लिए ये जो रेशियो है, विच इज़ जो D का रेशियो है, D को एक रेशियो के फॉर्म में लिखा गया है, नॉट D को, D तो ऊपर वाला है, D को जब हमने A + B + C से डिवाइड किया है, ठीक है ना, तो ये रेशियो मिनिमम आना चाहिए। उस केस में A और C का डिफरेंस हमें पता करना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि हमें कुछ केसेस लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ABC के क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले हमें पता है कि अगर इसको मिनिमम रखना है, इसको मिनिमम रखना है इस रेशियो को, तो A का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए और C का वैल्यू जो भी है वो मैक्सिमम में जा सकता है, तभी ये एक छोटा वैल्यू आएगा, और डिनोमिनेटर को हमें बड़ा रखना है, ठीक है ना। तो हम ऐसा करते हैं कि A के प्लेस पे
1 रखते हैं, बी को 0 नहीं रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं क्या? बी को हम 0 रख सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। और सी को कुछ भी रख सकते हैं, लाइक 9 रख देते हैं, ठीक है ना। तो उस केस में ये बनेगा 109 बाई 9 एक 10, 10 हो गया, तो ये हो गया 10.9, ठीक है ना। पर अभी हमें पता नहीं है कि और भी कोई दूसरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ से तो 9 - 1 करेंगे, 9 - 1 C - A तो चाहिए, तो 8 आ रहा है, हमारा आंसर तो आ रहा है 8, ठीक है ना। लेकिन हम इसको थोड़ा और चेक कर लेते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो ए को सपोज़ 1 रखा, बी को स्टिल हम 0 रखते हैं, और सी को हम रख देते हैं 8, तो ये बनेगा 108 बाई 819। अब 9 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो बर्नमा 78 से 108, तो ये 12 बन जाएगा, तो ये इससे ज़्यादा ही हो रहा है, ठीक है ना। और अब कुछ भी हम करेंगे, ए को अगर हम और भी बड़ा करते हैं, सपोज़ ए इक्वल्स 2, बी इक्वल्स 0 और सी इक्वल्स 9 रखते हैं, तो ये होगा 209 बाई 11, ठीक है ना। और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 11 का 11, ठीक है ना, 11 का 11, 1 बचेगा, 19 बचेगा, फिर 11 का 11 हो जाएगा, ठीक है ना, 8 बचेगा, और 11 7 70, ऐसे 11 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि इससे अगेन ज़्यादा है। सो आई थिंक कि यही है जो आपको सबसे कम देगा वैल्यू, और उस केस में 9 - 1 जो है वो 8 आपका सही आंसर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको करके देखना था, चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे मिनिमम हो रहा है और कहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, राइट। मैक्सिमम की बात नहीं कही है, मिनिमम की गई है, तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा डिफरेंट केसेस में, हमें कंपेयर करना पड़ता है डिफरेंट केसेस में कि उसकी वैल्यू क्या बन रही है, और उसके बेसिस पे हम आंसर कर सकते हैं, राइट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 ऑफ द 5 पॉजिटिव इंटीजर्स पी क्यू आर एस टी, ये बहुत अच्छा सवाल है, आर इवन एंड 2 ऑफ देम आर ऑड, यानी कि पी क्यू आर एस टी में से 3 जो है वो इवन है और 2 है वो ऑड है, ठीक है ना। इसमें से कोई 2 ऑड होंगे और कोई 3 इवन हो सकते हैं, हमें कौन सा क्या है हमें पता नहीं। तो पी प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस प्लस टी। अब हम क्या करते हैं, इसमें से हम सिर्फ ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ ये ऑड बन जाए और ये इवन बन जाए, ऐसा कुछ, ताकि उनका जो डिफरेंस है वो अगर ऑड आ गया तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, राइट। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसमें से 2 इवन लेते हैं, एक ऑड लेते हैं, तो 2 इवन प्लस इवन क्या होगा, इवन होगा, और इवन प्लस ऑड जो है वो ऑड हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। तो हमने 2 इवन ले लिया इसमें और एक ऑड ले लिया, तो एक ऑड यहाँ बचेगा और एक इवन यहाँ बचेगा, और इस केस में फिर ये इवन प्लस ऑड जो है ये वो ऑड हो जाएगा, लेकिन ऑड माइनस ऑड अगेन इवन हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि ये बार बार इवन ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये इवन होगा, ठीक है। नाउ ये वाला देखते हैं, इस डेफिनेटली ऑड बोल रहा है, तो यानी कि 2p प्लस क्यू प्लस 2r माइनस 2s प्लस टी। अब देखो पहले सारे टूज़ वाले को एक साथ करो, तो 2 इंटू पी प्लस आर माइनस एस प्लस क्यू प्लस टी, ऐसा है। अब यहाँ पे कुछ भी रखो आप, इसको पी क्यू आर एस को ऑड इवन कुछ भी रखो, अगर 2 से मल्टीप्लाइड है तो ये एक इवन नंबर है, ठीक है ना। और इवन प्लस अगर हम यहाँ पे इसको ऑड ले लें, सपोज हम ये मान के चलते हैं कि इसमें 2 इवन है, एक ऑड है, यहाँ पे एक इवन है एक ऑड है, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा कि इवन प्लस ऑड हमारा ऑड हो जाएगा, और इवन प्लस ऑड हमारा ऑड हो जाएगा, एंड इवन प्लस ऑड हमें ऑड आ जाएगा, तो यहाँ में तो ऑड ही मिल रहा है, हमें हमें इवन चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको हम इसको यहाँ पे इवन कर देते हैं, और यहाँ पे भी दोनों को ऑड कर देते हैं, तो ऑड प्लस ऑड हमारा इवन हो गया, ये तो ऑलरेडी इवन है, तो इवन प्लस इवन जो है वो हमारा इवन हो जाएगा, और ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, और उस केस में हमारा आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, राइट। सो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था, पर ये क्वेश्चन मैं मानूंगा कि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा दिमाग लगाना पड़ रहा है, ढूंढना पड़ रहा है कि गलत ना हो जाए। और ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको काफ़ी केयरफुल रखना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि इसने बोला डेफिनेटली इवन है, मतलब आपको सारे पॉसिबल जो सिनेरियोज़ हैं उसके बारे में सोच लेना पड़ेगा। डेफिनेटली ऑड है तो आपको जो उसको क्या कहते हैं, गलत प्रूफ करके देखना है, जैसे मैंने यहाँ पे गलत प्रूफ करके देखने की कोशिश करी, लेकिन फिर जैसे ही मैंने यहाँ पे डाला दोनों को ऑड, तो ये इवन आ गया, तो इसका मतलब ये सेंटेंस गलत हो गया, स्टेटमेंट। इस तरीके से आपको भी एग्ज़ाम हॉल में चेक करना है। आई होप कि 2025 का पेपर सी सेट का मॉडरेट ही हो, ज़्यादा इजी ना हो, क्योंकि उससे फिर कट ऑफ ऊपर जाता है और फिर पूरा गेम चेंज हो जाता है। और 23 की तरह इतना टफ भी ना हो कि बहुत सारे लोग बिल्कुल ही हार जाएं अपने एग्ज़ाम को लेकर के कि क्या ही आ गया।
ठीक है, ओके। नाउ 15 नंबर क्वेश्चन है, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। पहले तो मैं प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर बता दूं अगर लोगों को पता नहीं है तो। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, वन एंड सेल्फ, ठीक है ना। और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, वन होंगे, सेल्फ होगा और कोई एक तीसरा हो सकता है, ठीक है ना। यही फ़र्क है कि इसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होंगे, इसके दो मिनिमम तीन होंगे या उससे ज़्यादा ही होंगे, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर में सबसे पहला प्राइम नंबर आता है टू, जो सिंगल इवन प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कभी भी इवन नहीं होता, लेकिन टू एक ऐसा नंबर है जो इवन है एंड प्राइम नंबर भी है, ठीक है ना। चलिए, अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गया है तो हम आते हैं पहले स्टेटमेंट में। लिखता है p प्लस सी बाई पी माइनस सी कैन बी इवन, ठीक है, इसको हटा दो। कैन बी इवन बोल रहा है। नाउ सी, जो प्राइम नंबर्स हैं दे आर ऑलवेज ऑड एक्सेप्ट टू। जो प्राइम नंबर्स दे आर ऑलवेज ऑड, लेकिन जो कंपोजिट नंबर है वो इवन भी हो सकते हैं एंड ऑड भी हो सकते हैं, राइट। लाइक इवन का मतलब है कि फोर हो गया, कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसका फैक्टर वन, टू एंड फोर है। फोर एक्स्ट्रा मतलब दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं तो एक कंपोजिट नंबर है। लेकिन सेम वे 15 भी तो एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसका 1, 3, 5, 15 इतने सारे फैक्टर्स हैं, तो ये भी एक कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर ऑड इवन कुछ भी हो सकता है, बट प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज ऑड एक्सेप्ट टू, ठीक है ना। टू एक अकेला प्राइम नंबर है जो इवन है। नाउ सी, प्राइम नंबर प्लस कंपोजिट नंबर यानी कि ऑड प्लस इवन या ऑड बाई ऑड माइनस इवन या ऑड, ठीक है ना। अब हम पहले एक एक केस लेते हैं। ऑड प्लस इवन क्या होता है, ऑड होता है, बाई हमने इवन वाला केस लिया है तो ऑड माइनस इवन भी क्या होगा, ऑड ही होगा। और ऑड बाई ऑड देखो, 9/3 क्या होता है, 3, ऑड हो गया ना। कैन बी इवन, पर ये बोला कैन बी इवन, तो इसका मतलब है कि ऑड तो है ही, कैन बी इवन, हमें ये चेक करना है क्या इवन है कि नहीं। तो ये तो यानी कि ऑड ही आ रहा है, तो ये तो स्टेटमेंट अभी भी सही है। चलिए, अब हम क्या करते हैं, ऑड प्लस ऑड लेते हैं। तो ऑड प्लस ऑड क्या होता है, 3 + 3 6 यानी कि इवन, बाई ऑड प्लस माइनस ऑड तो अगेन 6 - 4 2, वो इवन है तो यहाँ पे इवन हो गया। और इवन बाई इवन यानी कि 8/2 यानी कि 4, यानी कि ये इवन। तो इस केस में ये इवन हो सकता है, तो कैन बी इवन इज ट्रू, है ना, क्योंकि हमने देख लिया कि कोई ऐसा नंबर तो होगा ऑड प्लस ऑड जो कि इवन आएगा, ठीक है ना। ऑड माइनस ऑड जो कि अगेन इवन हो जाएगा, और इवन बाई इवन तो इवन हो जाएगा। तो कैन बी इवन इज़ ट्रू। अब किस नंबर के लिए है इतना हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर हमने ये सब कर लिया है, इतना समझ में आ रहा है हमें, ये मैकेनिज़्म समझ में आ रहा है, जो एक वंडरफुल मैकेनिज़्म मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करी है, अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो ये स्टेटमेंट का आंसर आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, विच सेज 2p + c कैन बी ऑड। 2p + c कैन बी ऑड। अब देखो, 2p का मतलब है इवन, p चाहे कुछ भी हो वो इवन हो जाएगा। प्लस c कंपोजिट है तो वो ऑड भी हो सकता है या इवन भी हो सकता है। नाउ इवन प्लस ऑड इज ऑड, इवन प्लस इवन इज इवन, तो कैन बी ऑड तो सही है, ये स्टेटमेंट सही है। नाउ pc कैन बी ऑड, तो p जो है वो हमेशा ऑड होता है, आपको पता है, एक्सेप्ट टू। एंड c जो है वो ऑड भी हो सकता है एंड इवन भी हो सकता है। नाउ देखो, ऑड इंटू ऑड तो हमेशा ऑड होगा, ऑड इंटू इवन तो इवन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इवन ऑड कुछ भी हो सकता है, तो तीसरा भी सही है, यानी कि इसका आंसर डी है, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा सवाल था कि काफ़ी एनालिटिकल था, आप एग्ज़ाम हॉल में इसको बढ़िया से एनालाइज करें, इसके हर एक पहलू के बारे में प्रॉपरली सोचें, और ये सोचने का तरीका जो मैंने आपको बताया है यहाँ पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको ध्यान रखें, इसके या तो नोट्स बना सकते हैं तो बना लें, ये आपके हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। A 3-digit number ABC on multiplication with D gives 37DD. A B C इसको D से मल्टीप्लाई करना है और ये दे रहा है D D एंड 37, ठीक है ना। तो वेर ए बी सी एंड डी आर डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट्स, ए बी सी डी चारों के चारों अलग हैं एंड नॉन ज़ीरो हैं, कोई इसमें ज़ीरो नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से वो सेम जैसा ही यूनिट डिजिट दे। जैसे कि 2 × 6 इज़ 12, तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 आ गया। 4 × 6 = 24, तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 आ गया, ठीक है ना। और भी कोई है क्या, 3 × 8 नहीं, ये तो नहीं होगा। 4 × 7 नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इतना तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 37 है,
ठीक है ना। इसका मतलब ये बनता है कि यहाँ पे होना चाहिए 4 और यहाँ पे होना चाहिए 9, तभी तो 9 चौका 36 और 37 बनेगा, कैरी फॉरवर्ड 1 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा 4, जैसे ही आएगा तो यहाँ पे आना चाहिए 6, 6 चौका 24, 4 बचा कितना 2। अब यहाँ पे भी आना चाहिए 4, तो यहाँ पे ऐसा नंबर डालेंगे 3, 4 3 12 और 2 14 के 4 हासिल 1, 9 चौका 36 एक 37, ये हो गया 936 में 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये नंबर 37 डी आया है, ठीक है ना। पूछ क्या रहा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी पूछ रहा है, तो 9 6 15 3 18, कहीं पे है क्या 9 6 15 3 18, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपको करना है। अगर इतना कर सकते हैं आप एग्जाम हॉल में, तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, कोई इशू ही नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर एनी चॉइस ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है ना। तीन ऐसे, मतलब कोई भी इसके प्लेस पे नंबर डाल दो आप, बोल रहा है किसी भी चॉइस के लिए, तो किसी भी चॉइस बोला है तो हम बहुत सिंपल डालेंगे 1 1 1 1 1 1, ठीक है ना। 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स वाई जेड, अच्छा चलो ये एक्स वाई जेड डाला है तो हम अलग अलग डाल देते हैं 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना। इज़ डिविजिबल बाई, चलो अब डिवाइड करके देख लेते हैं 7 11 से। देखो 11 से चेक करना है तो बहुत ईजी है, क्योंकि जो ऑल्टरनेट डिजिट्स होते हैं उनका सम का डिफरेंस, सॉरी, उनके सम का जो डिफरेंस है वो 0 या 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 1 4, मैं इसको अच्छे से दिखाता हूँ, 3 1 4, ठीक है ना, 4 और 2 6, और यहाँ से कितने आ रहे हैं 3 1 4 और 2 6, जब उसका डिफरेंस करेंगे 0 आ जाएगा, इसका मतलब ये 11 से तो डिवाइड हो रहा है, तो 11 से हो रहा है, 11 से हो रहा है, 11 से हो रहा है, तो हमें क्या चेक करना है, 13 वाला चेक करते हैं, क्योंकि 7 तो ऑलरेडी इसमें भी है इसमें भी है, नहीं 7 भी चेक करना ही पड़ेगा। तो चलो पहले 13 से देखते हैं कि क्या बोलता है ये 13 वाले केस में। तो 13 डालते हैं यहाँ पे, तो 13 नमा 17 से 13 दाई 13 नमा 117 हो जाएगा, 17 6 23 होता है, 1 आ गया, 13 13 चौका 52, 13 25 65, 13 चौका 52, 9 बचेगा, ठीक है ना। हमने क्या उतारा था 1 9, 2 डालेंगे, 13 सत्ते 91, 1 बचेगा 13, यानी कि 13 से भी है 11 से भी है। अब हमें 7 भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 11 13 यहाँ भी है। तो 7 से करने के लिए तो बहुत ही आसान है कि इसको 7 से डिवाइड करके देख लो आप, तो 7 से भी हो रहा है, इसका मतलब डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से, इसमें कुछ था ही नहीं, आपको जस्ट डिवाइड करके देखना था और आपको टिक करना था। तो ये सारे जो इजी क्वेश्चंस है, जो सिटर क्वेश्चंस होते हैं, इस तरीके क्वेश्चन को आपको पहले राउंड में निपटाना है, और जो मुश्किल क्वेश्चन लगे उनको सेकेंड राउंड के लिए रखें, ताकि आपका टाइम भी बचे और इजी क्वेश्चंस छूटे भी ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। 125 आइडेंटिकल क्यूब्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबिकल ब्लॉक। 125 है, इसका मतलब है कि 5 इंटू 5 इंटू 5 होंगे, तभी तो 125 हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम एक क्यूबिकल ब्लॉक बना देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी 5 क्यूब है, इस वाले में भी 5 क्यूब है, इस वाले में भी, यानी कि इस एज के ऊपर तो 3 4 5 क्यूब, 1 2 3 4 5 क्यूब, 1 2 3 4 5 क्यूब, हर तरफ 5 5 क्यूब्स हैं। पूछ रहा है कि हाउ मेनी क्यूब्स आर दे सराउंडेड बाई अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड, यानी ऐसे कितने क्यूब्स हैं जो हर तरफ से सराउंडेड होंगे। तो देखो ऊपर वाला एक लेयर हटा दें, यानी कि इधर वाला एक लेयर हटा दें हम, ऊपर वाला और यहाँ वाला और नीचे वाला, हर तरफ से अगर एक एक लेयर हटा दें, तो बीच वाले जितने भी क्यूब्स होंगे वो हर तरफ से किसी न किसी से ढके हुए होंगे, ठीक है ना। इसको हटाने के लिए एक हम इधर से हटाएंगे ये वाला, और एक इधर से, तो बचे कितने 1 2 3, बीच में बचे 3 क्यूब। ऊपर के लिए भी देखें तो 1 2 3 क्यूब, और इस तरफ भी देखेंगे अगर ऐसे 5 है, तो सॉरी ये 6 हो गए, 1 2 3 4 5, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ से भी एक हटा दें और इधर से भी एक हटा दें, तो 1 2 3 क्यूब यहाँ भी बचे, तो हमारे पास टोटल क्यूब कितने बचेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 27 क्यूब्स ऐसे होंगे जो हर तरफ से किसी न किसी क्यूब से ढके होंगे, वो बिल्कुल भी खुले नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको करना था। ये 24 में भी इस तरीके का एक क्वेश्चन आया है क्यूब्स पे, कि उनको अगर कट करना है तो कितने मिनिमम कट्स लगाने पड़ेंगे, ऐसे करके क्वेश्चन था। तो आई होप कि आप क्यूब्स वाले क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि हर बार ही पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मुश्किलें होती नहीं है टाइम एंड वर्क में। फिर देखते हैं, ए बी सी वर्किंग इंडिपेंडेंटली कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 16 एंड 12 डेज, यानी कि ए बी सी 8 16 एंड 12 डेज। मैंने बताया है पहले भी अपने सी सेट वाले वीडियो में कि यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है, यानी कि आप एलसीएम ले सकते हैं 48,
और यहाँ से ये आपका टाइम है, ये आपका वर्क है और ये आपकी एफिशिएंसी है। तो 8 से जब 48 को डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। तो ये आपकी एफिशिएंसी यहाँ पे निकल के आ चुकी है तीनों की। तीनों ने जितना टाइम लिया है वो है और ये टोटल वर्क है। ठीक है, अब पूछा क्या जा रहा है, क्या आगे बताया जा रहा है, ए अलोन वर्क्स ऑन मंडे, मंडे को आएगा। ठीक है ना। अब देखो एक चीज़ कि ए की जो एफिशिएंसी है वो 6 है, पी की 3 है और सी की 4 है। 6 3 4 6 3 4 6 3 4, लेकिन टोटल वर्क कितना है 48। तो क्या पूछा जा रहा है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे। देखते हैं मैं वर्क कब ख़त्म होता है। 6 3 9 और 4 13, 13 हो गया, एक सेट हो गया ABC। फिर यहाँ भी 13 है, फिर यहाँ भी 13 है, 13 39, 13 चौका 52। ठीक है ना। 52 हो गया, 52 तक तो जाना ही नहीं है, यहाँ तक 39 है। ठीक है ना। 39 + 6 करेंगे तो होगा 45 और 3 48। तो हमारा काम जो है वो थर्सडे को, यानी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है थर्सडे को। सो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है ना। द वर्क विल बी फिनिश्ड इन 10 डेज। तो 3 3 6 3 9 10 और 11वें दिन देखो काम खत्म हो रहा है, क्योंकि थर्सडे को ख़त्म हो रहा है 11वें दिन। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और इस तरीके से ओनली ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। राइट। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन काफ़ी ईजी होता है, इसमें कोई जान ही नहीं होती। राइट। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया है कि कैसे किया गया है। अब यहाँ पे आते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। 7 9 10 और ये बन गया है 8, 9 11 एंड 30 ये बन गया है 5, 11 17 एंड 21 ये बन गया है 13। तो हमें चाहिए 23 4 और 15। तो ये क्या बन जाएगा, यानी यहाँ से हमें पैटर्न फाइंड आउट करना है, उसी पैटर्न पे इसको बिठा के हमें आंसर चाहिए। राइट। अब देखो सबको ऐड करो तो 9 7 16 और 10 26 और 6 और 2 8, यानी इनके डिजिट्स का सम। 11 9 20 और 30 50, इनके डिजिट्स का सम 5। 17 11 28 और 39, 28 और 21 49, 9 4 13। तो यहाँ भी वही करना है, 23 4 27 और 15 42, तो 4 2 6, यानी कि 24 का ए हो जाएगा। राइट। बस ये पैटर्न फाइंड आउट करना था एंड इट वाज डन। लेट x be a positive integer such that 7x plus 96 is divisible by x। ठीक है। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल, हमें x के वैल्यूज निकालने हैं। ठीक है ना। तो पहले तो हम इसको अलग कर लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। नाउ सी 7x/x तो ऑलरेडी डिविजिबल है, 7 आ जाएगा हमें। अब हमें ये चेक करना है कि 96 को x से डिवाइड करने वाले ऐसे कितने नंबर्स हैं, यानी 96 के कितने फैक्टर्स हैं। तो 96 के फैक्टर्स निकालने के लिए 2 से 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 1। जब फैक्टर्स अब हम निकालते हैं तो इन पावर्स में 1 ऐड करते हैं एंड उसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 6 दूनी 12। तो 12 ऐसे वैल्यूज़ हैं x के जिससे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 96 को डिवाइड कर सकते हैं। राइट। इस तरीके से इसका आंसर निकालना था। बस ये वाला जो मैंने बताया है यहाँ पे कि अगर किसी भी चीज़ का सपोज 96 के जो फैक्टर्स हैं 2 टू द पावर 5 इंटू 3 लिखा है, और हमेशा ध्यान रखना कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन में के फॉर्म में ही होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आंसर गलत आ जाएगा। उस केस में जो पावर होता है उसको +1 करके, और यहाँ पे इसका 1 है तो 3 + 1 नहीं, 1 + 1 करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 2 = 12 आ जाएगा। सो 96 के 12 फैक्टर्स होंगे। राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे 1 इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 जो है हमने नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो रहा है। 1 भी एक फैक्टर होता है, इसीलिए हमें इसके पावर में 1 ऐड करके करना पड़ता है। राइट। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। देन देखते हैं 26। P, Q, R and S are distinct single digit positive numbers, then what is the greatest value of P plus Q and R plus S? अब P, Q, R, S जो है वो सारे डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि सारे सिंगल डिजिट्स हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, लेकिन डिस्टिंक्ट है तो 7 8 9, 6 7 8 9 यही लेंगे हम। ठीक है ना। अब हम देखते हैं 7 6, यहाँ पे 7 6 रख देते तो 13 हो जाएगा, गुने 9 8 17 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 17 170, 7 51, 1 7 5 12 के 2 1 1 2 221 ही और है, पर और भी है।
तो एक हम कर सकते हैं 9 6 15 8 7 15, 15 गुना 15 ये हो जाएगा 225, ठीक है ना। इससे ज़्यादा जा सकते हैं क्या? 9 8 17 7 6 17 13 तो हमने कर ही लिया, 8 7 15 9 7 16 और 8 6 14, 16 गुना 14 कर सकते हैं, तो 16 160, 16 चौका 64, 4 6 6 12 के 2 हाथ से ले, एक 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 तो 224 से 225 तो हमने वैसे ही ले लिया है, तो 225 के ऊपर हम नहीं जा सकते। सो द मैक्सिमम वैल्यू वी कैन रीच इज़ 225, है राइट, है ना। तो इस तरीके से देखो, इन सारे क्वेश्चंस के लिए ना आपको कोई ट्रिक चाहिए नहीं यार, ये सब ट्रिक कहीं पढ़ ही नहीं सकते आप। एंड दैट्स द रीज़न मैं हर बार इतना एम्फेसाइज करता हूँ कि सी सेट के लिए आपको अलग से क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट पी वाई क्यू भी अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपका काम हो जाएगा, आप आसानी से कर सकते हो। बस सही तरीका पता होना चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें। कैलकुलेशन मिस्टेक करने के बाद तो आप कुछ भी सीख लें, आंसर गलत ही आएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नंबर n इज़ फाउंड बाय राइटिंग 9 फॉर 99 टाइम्स। 9 को 99 टाइम्स तो लिख भी नहीं पाएंगे पेपर पे, तो लिखते जाओ। देखो ऐसे क्वेश्चन जो है ना, ऐसे 99 टाइम्स ऐसे लिख करके ना बच्चे को एकदम डरा देना चाहते हैं एग्जामिनर कि देखो तुम कर लो इसको, कैसे करते हो। वो डर जाए बेचारा, वो कर ही ना पाए, पढ़ के ही छोड़ देगा कि क्या कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप जस्ट 2 सेकेंड आप ध्यान दो, आपका काम बन जाएगा। 13 से डिवाइड करना है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखो कितने नाइन्स हैं, 3 और 3 6, 6 नाइन्स जब होते हैं तो 13 से वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो हमारे पास कितने हैं, 99। तो ऑब्वियसली हमें 99 को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 16 इंटू 6 बनेगा 1696 प्लस 6 इंटू 3, है ना, यानी कि 3 9 और बच जाएंगे इसमें। और जब 3 9 होते हैं तो कितना हमारा बचता है उस समय रिमाइंडर, देखो ये 2 को हमने लिया था और ये तीसरा जब यहाँ पे आया तो 11 बचा था, यानी कि 27 का ए हो जाएगा आंसर, 11 रिमाइंडर होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पे कैसे किया। 99 नाइन्स हैं, 99 टाइम्स है, लेकिन हमने देखा कि 6 बार के बाद रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो हो जा रहा है, क्योंकि एक पैटर्न मिल रहा है। तो जितने भी 6 6 करके आप निकालते जाओगे यहाँ से, 16 बार निकालोगे, उसके बाद 3 बच जाएंगे। और इन 3 को जब आप डिवाइड करोगे 999 को 13 से, तो आपको पता है यहाँ पे 11 आया था, तो 11 हमने कट से कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस ऐसे क्वेश्चंस के साथ आपको खेलना है, ठीक है। अदरवाइज़ आपको गेम खेलना आना चाहिए एग्ज़ाम हॉल के अंदर। अगर आप नहीं खेल पा रहे हैं तो बड़ी मुश्किल हो सकती है आपको सी सेट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईच डिजिट ऑफ ए 9 डिजिट नंबर इज़ 1, ठीक है ना, ऐसा ऐसे करके 9 इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, देन व्हाट इज़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द रिजल्टिंग नंबर। ये देखो कि अगर आपने 11 को 11 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया है तो 121 आता है, यानी जितने नंबर्स हैं वहाँ तक जा रहा है। 111 को 111 से किया है तो 1 2 3 2 1, जितने डिजिट्स होते हैं उतने नंबर तक ये जाता है, यानी 3 डिजिट्स है तो 3 तक जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। आगे भी करके देख सकते हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि अगर ये 9 टाइम्स है तो ये 1 से लेके 9 तक जाएगा और फिर नीचे 1 तक आएगा। हमें इसका सम चाहिए, तो हमें पता है कि 1 से लेके 9 तक का जो सम होता है वो 45 होता है। और फिर 8 से लेकर के 1 तक का जब सम निकालेंगे तो 36 और 9 45, तो 36 आएगा, 5 6 11 7 11 81, 81 आपका आंसर हो जाएगा, राइट। कितना इजी सवाल था ये आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। तो ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए था। अगर नहीं पता है तो करके देखो यार। 2 3 नंबर का मैंने एग्जैक्टली ऐसे ही किया था, मुझे नहीं पता था कि कैसे होगा। पहले मैंने 11 को किया, फिर 111 को किया, मैंने 4 टाइम्स भी करके देखा था, जस्ट फॉर माई सेटिस्फैक्शन मैंने 4 टाइम्स भी करके देखा और उसके बाद ये आसानी से हो गया था। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल डिजिट्स विच अपीयर इन द इंटीजर फ्रॉम 10 to 100। डिजिट्स का सम, ठीक है ना। और डिजिट्स के सम में फ़र्क क्या होगा, जैसे कि 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, तो इसका सम हो गया 2, इसका सम हो गया 3, इसका सम हो गया 4, इसका सम हो गया 5। फिर इनका सबका सम चाहिए, ऐसे चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, जो डिजिट्स हैं उनके सम के लिए सबसे पहले तो आप पता करो कि कितने नंबर्स बन रहे हैं, कौन सी डिजिट कितनी बार आ रहा है एक्चुअली, है ना। तो आपका काम बन जाएगा, कौन सी डिजिट कितनी बार आ रहा है। हमें नंबर्स का सम नहीं पूछा है, हमें पूछा है डिजिट्स का सम, और यहाँ पे कैच है, ठीक है ना। उसके लिए क्या कर सकते हैं, पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कि कौन सा डिजिट कितनी बार आ रहा है, तभी हमारा काम बनेगा। तो सपोज़ हमने यहाँ पे रखा 1, क्योंकि पहले प्लेस पे 0 नहीं रख सकते, 10 से स्टार्ट ही हो रहा है, तो पहला प्लेस पे आएगा 1। 1 कितनी बार आएगा,
तो राइट प्लेस पे हम 0 भी रख सकते हैं और 0 से लेकर के 9 तक रख सकते हैं, यानी कि 1 आएगा 10 टाइम्स, ठीक है ना। ठीक है, 2 अगर रखें तो सेम वे 2 भी आएगा 10 टाइम्स, ठीक है। 3 रखें तो वो भी आएगा 10 टाइम्स। सो 1 से लेकर के 9 तक सारे के सारे 10 टाइम्स आएंगे। तो क्या करते हैं हम, 1 से लेकर 9 तक का सम होता है 45, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 450 आ गया। तो एक तरफ का जो सम है डिजिट्स का वो आ गया 450। जो दूसरी तरफ है यहाँ पे, उसमें देखते हैं कि यहाँ पे 1 कितनी बार आएगा। तो यहाँ पे 1 जब रखेंगे तो यहाँ पे हम 1 से लेकर के 9 तक ही यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे 0 नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे 0 जैसे यूज़ करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, जबकि हमारा सम चाहिए 10 से लेकर के, ठीक है ना। तो हमें 1 से लेकर के 9 तक में आते हैं 9 नंबर्स, यानी कि वहाँ पे आएगा 1 9 टाइम्स, 2 भी आएगा 9 टाइम्स, 3 भी आएगा 9 टाइम्स, यानी कि अप टू 9 तक आएगा 9 टाइम्स सारे के सारे। अभी इन सबको जब आप सम करोगे तो ये आएगा 45 इंटू 9, 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 चौक 36 और 4 40, तो ये आ गया 405, ठीक है ना। और यहाँ पे है 450। अब इसको सम करो तो 855 कहीं पे है जो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़, अभी 855 था, यहाँ पे एक 100 भी है जिसको हमने ऐड नहीं किया है, ठीक है ना। तो 455 प्लस 1 यानी कि 855 प्लस 1 856। और ये कितना ट्रिकी क्वेश्चन था मैन, पहले पर ही इन्होंने आंसर दे रखा है 855, क्योंकि यहाँ पे हमने 100 को इंक्लूड नहीं किया था, ठीक है ना। 100 भी तो है क्योंकि अप टू 100 पूछा है, तो 856 इसका राइट आंसर होगा। मैंने लगभग इसको गलत ही मार्क कर दिया था इतनी मेहनत के बाद भी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है कि कितनी कंसंट्रेशन से आपको एग्ज़ाम में करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने इसके पहले किया था तो मैंने सही किया था, वहाँ पे 856 ही आया था मेरा, और जब भी यहाँ पे किया था एकदम से मुझे याद आया कि टिक करने के बाद याद आया कि हमें 100 भी तो ऐड करना है उसमें। नाउ एक और क्वेश्चन है बहुत अच्छा सा, ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है, ABCD is a square. One point on each of AB and CD. AB and CD पे हमें एक एक पॉइंट लिया है, and 2 distinct points on each of BC and DA. BC, sorry, AB and CD, यहाँ पे एक पॉइंट है, BC and DA पे दो दो अलग अलग पॉइंट्स लिए गए हैं. How many distinct triangles can be drawn using any 3 points as vertices out of 3 points? तो बोल रहा है कि इन 6 पॉइंट्स को ले करके कितने ट्रायंगल्स बनाए जा सकते हैं ना। सी यहाँ पे ट्रायंगल बनाने का जो कंडीशन है वो ये है कि 3 पॉइंट्स अगर हैं तो तीनों कॉलिनियर नहीं होने चाहिए, नहीं कि तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं होने चाहिए, एक कहीं पे अलग होना चाहिए, तभी तो 3 हम लाइन खींच सकते हैं वहाँ से। पर यहाँ पे आप देखो तो कोई भी लाइन जो है वो 3 लाइन कॉलिनियर नहीं है। ये दोनों आप यहाँ से लेकर के ऐसे बना सकते हैं और यहाँ से इन दोनों को लेकर के ऐसे बना सकते हैं, तो बहुत सारे ट्रायंगल्स आप बना सकते हैं। तो एक तो आप काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे 16 18 टाइप है तो आप मिस कर सकते हैं, तो उससे अच्छा होगा कि यू यूज़ द फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या है, आउट ऑफ 6 पॉइंट्स, आपके पास 6 पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, उसमें से किसी 3 को चुनना है आपको, तो आपका ट्रायंगल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। तो 6C3 ये आपको करना है, आपका ट्रायंगल बन रहा है। तो 6C3 करेंगे तो ये क्या बनेगा, 6 इंटू 5 इंटू 4/6, ठीक है। 6 से जाएगा तो ये बचेगा 5 का 20, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा 20। सो 20 ट्रायंगल्स आप आसानी से बना सकते हैं इससे। सो अभी ये पार्ट 1 मैंने यहाँ पे डील किया है, इसमें अप टू 30 तक हमने क्वेश्चन लिए हैं, और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा है कि इसको थोड़ा छोटा रखेंगे, और ये अगले पार्ट में मैं इससे आगे के जो क्वेश्चन है उसके साथ डील करूँगा, और मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे क्वेश्चंस को करना चाहिए और क्या तरीका होना चाहिए सही क्वेश्चंस के साथ डील करने का, राइट। ऑब्वियसली इसमें आपको अगर रियल टाइप में, मतलब रियल आपको एडवाइस दूँ एग्ज़ाम हॉल में, तो सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं। जो क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उसको छोड़ के आगे बढ़ें, लेकिन बिल्कुल ही एकदम पढ़ते ही ना छोड़ दें, थोड़ा सा देखें कि वो किया जा सकता है क्या क्या, थोड़ा दिमाग लगा करके। एकदम से छोड़ दोगे तो क्या होगा, कोई क्वेश्चन ईजी होता है पर वो देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, वैसे क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है। तो सेकेंड राउंड में आप टफ क्वेश्चंस को चुनें, फर्स्ट राउंड में इजी क्वेश्चंस को करें। आरसी पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, और उसके लिए आप मेरा वीडियो आरसी वाला ज़रूर देखें, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी आरसी में मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव होंगे। ओके, सो बाय बाय देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।